हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के सॉल्व्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, इस वीडियो के सीरीज में आपको मिलेंगे लगभग 20 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन भी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं ये आंसर के साथ आपके माइंड में सेट हो सके। ठीक है, और इसमें हम लोग कवर किए अपना यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सबको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आप लोग वीडियो को एंड मिस मत करना। और अभी मैं एंड में और भी चीजें बताऊंगा कि ये नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें बताते बताते ही आपको जाऊंगा। तो अगर आप सब वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग सेकंड सेम में हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी नेक्स्ट जो आपके अभी सब्जेक्ट बचे हैं उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, अगर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो आप एक अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर 2 नंबर वाला आप 10 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 20 नंबर तो आपका यहीं से आ जाता है। और पास होने के लिए बहुत जरूरी होता है आपका मिनिमम 30 से 28 नंबर, 28 या 30 नंबर ना। तो अगर 20 नंबर आप 2 मार्क्स वाला सॉल्व करके लेके चले आओगे तो 7-8 नंबर यार आगे से तो लेके चले आओगे ना। तो इसलिए फोकस, अगर जिसका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है तो वही टॉप करता है अपने एग्जाम में। तो इसीलिए पहले आप 2 मार्क्स वाले पे फोकस करिए, बाकी लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी जल्दी कवर किए जाएंगे। और उसके बाद 2 मार्क्स वाला राइट द डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है, केवल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया का डिफिनीशन लिख देना है बस। ठीक है, और ये जो आपको दोनों डिफिनीशन लिखना है, इनके डिफिनीशन में, इनके नाम में ही इनका डिफिनीशन छिपा हुआ है, इनके नाम में ही इनका डिफिनीशन छिपा हुआ है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करिएगा, कॉमन सेंस यूज करिएगा, तुरंत इसका जो डिफिनीशन हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया का वो आप क्रिएट कर पाएंगे। अब देखो, हाइपर का मतलब होता है कि कोई भी चीज की जब क्वांटिटी या साइज या शेप वगैरह जब कोई बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर। हाइपर इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जब बढ़ी हुई होती है ना। तो हाइपरट्रॉफी एक कंडीशन में द इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। अब यहाँ वही बोला गया है कि हाइपरट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सेल की साइज बढ़ रही है। ठीक है, किसकी साइज बढ़ी हुई है? साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स की साइज, जो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है उनकी साइज जब इंक्रीज हो जाती है उसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोल देते हैं। विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। अब जाहिर सी बात है, जब सेल्स की साइज इंक्रीज होगी तो इन्हीं सेल्स की साइज की इंक्रीज होने की वजह से हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन और टिश्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस फंडा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी कमेंट्स नहीं, कोई भी डाउट्स आपके नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट अपने प्यारे हाथों से जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है? इसके नाम में भी इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, ऐसा जानिए। हाइपरप्लेसिया इज कंडीशन वेयर इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। देखो कितना माइनर डिफरेंस है यहाँ पे, इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे सेल का साइज बढ़ रहा था। विच कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। अब इससे क्या है, कोई भी ऑर्गन क्या है, बड़ा हो रहा था ना, अब ये जो है इनलार्ज हो रहा है। इसमें बड़ा इनलार्ज होने का मतलब यहाँ पे जब ऐसे ऐसे सेल की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे धीरे धीरे करके ये बल्क क्वांटिटी में हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इनलार्ज वर्ड यूज किया गया। हमारे ऑर्गन या टिश्यू यहाँ पे इनलार्ज होंगे धीरे धीरे हाइपरप्लेसिया की वजह से। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो हमको उम्मीद है कि अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो अब इसी वे में हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। डिस्कस इन ब्रीफ मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमको डिस्कस कर लेना है थोड़ा सा शॉर्ट वे में, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने लाइन वगैरह में लिखना होता है ये आप सभी को तो पता ही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग केवल बस लगभग 7 से 8 लाइन में ही अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तब आप 2 मार्क्स अच्छे वे में मतलब पा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है,
अब देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। हिंदी तो ये मैं आपके समझने के लिए लिखा हूँ, बाकी आप अपने एग्जाम में इसको मत लिखिएगा, ठीक है। हिंदी वर्ड मत यूज करिएगा, इसी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में तब लिखिएगा। ये ना कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस ये सेंटेंस मत लिखिए, बस इसी सीक्वेंस और सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके तब लिखिएगा। यह एक प्रकार का एनीमिया है, इतना सभी को क्लियर है कि एनीमिया का सब टाइप हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो एक पॉइंट ये बनती है, इट इज ए टाइप ऑफ एनीमिया। क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एनीमिया। तो यह एक प्रकार का एनीमिया जिसमें विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी के कारण बड़े और असामान्य आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। विच केज्ड बाय डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन विच लार्ज एंड एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल आर फॉर्म। जिसमें क्या होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जब कमी हो जाती है तो उसी कमी की वजह से आरबीसीज जो होते हैं वो बड़े और असामान्य तरीके से हमें हमारे ब्लड में दिखाई देने लगते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये है कि इस एनीमिया में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारे आरबीसी जो होते हैं ये थोड़े से बड़े और एबनॉर्मल साइज के दिखने लगते हैं, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। गिव द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो ये वर्ड में लिख दीजिएगा, सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट होता है। और थोड़ा इसको बना के अच्छे से लिखिएगा कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज सैल्मोनेला टाइफी। और अगर इसमें आप लोग एक चीज बढ़ा सकते हैं कि टाइफाइड का थोड़ा सा इस पे और साइन सिम्टम वगैरह, ठीक है, डिफिनेशन वगैरह बना के लिख दीजिएगा। बाकी तो मैं जो एक्चुअल पूछा था वही यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। अगर अभी भी कोई किसी को डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर आप कमेंट करें, ताकि हमको लगे कि अभी कौन सी कमी रह गई है, ठीक है, हमारे पढ़ाने में या आपको समझने में, तो मैं उसका डाउट्स क्लियर कर सकूं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक? अब देखो यहाँ पे स्ट्रोक से हम क्या समझते हैं, यही यहाँ पे डेफिनेशन देना बहुत सिंपल वे में। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक आई होप कि आप लोग जब रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो वहां भी स्ट्रोक कई बार पढ़ाया गया था। स्ट्रोक हमारी एक ब्रेन वाला डिसऑर्डर होता है जो ब्रेन में होता है। अब ए स्ट्रोक इज ए कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज इंटरप्टेड कॉजिंग डैमेज टू ब्रेन सेल। स्ट्रोक में हमारा ये होता है कि जो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई है वह अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है तो हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। और जब ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इसी पूरी प्रोसेस को या फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड का सप्लाई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए ब्रेन के सेल्स कुछ दिन बाद ऑटो डैमेज हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। इतना बात आपकी क्लियर हुई। डिफाइन सेल इंजरी। 5th की बात करें तो सेल इंजरी क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि सेल इंजरी हम बोलते किसे हैं। सेल इंजरी का मतलब ये है कि जब हमारे सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो इन्हीं पूरे फिनोमेना या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। ओवरऑल अब यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, डैमेज टू ए सेल कॉज्ड बाय हार्मफुल एजेंट्स सच एज इन्फेक्शन, टॉक्सिन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और फिजिकल इंजरी। मैं ऑलरेडी आपको यही बताया कि हमारे सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को या इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। अब वही लिखा गया है कि जो हमारे सेल होते हैं जब किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, और वह वजह क्या है, जैसे कोई हार्मफुल एजेंट्स आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, टॉक्सिन आ जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिजिकल इंजरी हो जाए, अगर इसकी वजह से हमारे सेल डैमेज हो रहे हैं, किसी भी हार्मफुल एजेंट की वजह से हमारे सेल जो है डैमेज हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं सेल इंजरी। क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम लोग बोलेंगे सेल इंजरी, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सेल इंजरी हमारी ऐसी एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सेल है किसी हार्मफुल एजेंट्स की वजह से वह इंजर्ड हो जाता है, और वो हार्मफुल एजेंट्स हमारे कोई भी इन्फेक्शन, टॉक्सिन या ऑक्सीजन की कमी हमारे सेल्स में, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनसे होने वाले इंजरी को, जो हमारे सेल में ये इंजरी हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी, ठीक है। सेल इंजरी भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। राइट द डिफिनेशन ऑफ रियोमैटॉइड आर्थराइटिस। रियोमैटॉइड आर्थराइटिस का यहाँ पे डिफिनेशन लिखना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी वे है और कई बार पूछा भी गया है। और अगर आप लोग एस फार्मा के साथ जुड़े हैं ना, तो कितनों भी कठिन सब्जेक्ट, कितनों भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं ये दावा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेके आप सभी के सामने तक मैं आता हूँ, ठीक है। और अगर ना विश्वास हो तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर ऐसा सोल्यूशन कहीं दिख जाएगा किसी भी चैनल या किसी के नोट्स में तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 वाला क्या है, रियोमैटॉइड आर्थराइटिस। रियोमैटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो रियोमैटॉइड आर्थराइटिस होते हैं ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ये
कहने का मतलब ये कि दो चीज यहाँ पे बोली जा रही है, एक क्रोनिक, दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हमारी लंबे समय तक चलने वाली ऑटो इम्यून डिजीज होती है दैट केज इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, जो कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, पेन और स्वेलिंग क्रिएट करती है। ठीक है, ये क्या है, क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि हमारे बॉडी में जहां कहीं भी जॉइंट्स है वहां पे ये इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग ईटीसी ला सकते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब आपका आई होप कि छठा भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब 7 की बात हम लोग करें, इलुस्ट्रेट वेरियस टाइप ऑफ आईबीडी। ठीक है, अलग अलग तरीके के हमारे आईबीडी होते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उन्हीं के बारे में हमको डिफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखना है, क्योंकि हम ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बस यही कहता है कि जो भी आप लोग आंसर इसका लिख रहे हो वो सॉलिड आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्जी फराडगिरी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो सॉलिड आंसर देके आइए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर अगर आप अच्छे से लिख दे 2 नंबर पा जाते हैं, नहीं तो 1.5 तो कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सॉलिड क्वेश्चन लिखे हैं तो सॉलिड आंसर। ठीक है, अब आईबीडी का मतलब क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज मेनली हैज 2 टाइप। आईबीडी जो है बेसिकली देखा जाए तो ये 2 तरीके के होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, क्रोहन्स डिजीज और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो एक एक हम देखेंगे। पहले क्रोहन्स डिजीज को देख लेते हैं। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो क्रोहन्स डिजीज होती है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई भी जीआईटी में कोई भी पार्ट है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट कर देंगे और कॉजेज डीप इन्फ्लामेशन, और उसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस डिजीज में हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा इसी में कवर करना है, अफेक्ट ओनली द कोलोन एंड रेक्टम। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कोलोन और रेक्टम को ये अफेक्ट करते हैं। कॉज इन्फ्लामेशन एंड अल्सर इन द इनर लाइनिंग, और ये इन्फ्लामेशन भी क्रिएट करते हैं और अल्सर भी क्रिएट करते हैं हमारे इनर लाइनिंग पे। ठीक है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, आप लोग इंटेस्टाइन का वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़े होंगे ना, तो उसमें इनर लाइनिंग थी, उसी पे ये अफेक्ट करते हैं। 8वां की बात कर लें हम लोग, आउटलाइन द क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। क्लिनिकल साइन इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल साइन कौन कौन से थे उन्हीं को आपको बस यहाँ पे बता देना है। तो 5 होते थे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग ये तो सभी को आता होगा। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, यही इतना फटाक से याद करिए, जैसे रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस, इतना याद कर लीजिए, क्या ही जाता है ना, RHS-PL। ठीक है, अब इसका आप लोग कोई ट्रिक अगर क्रिएट किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ट्रिक क्रिएट करके हमको कमेंट करें। ठीक है, बाकी मैं कभी ट्रिक जो है जो भी रहेगा जो हमसे बनेगा उसको हम कमेंट पिन कर देंगे। बाकी एक आप भी ट्रिक बना के हमको बताइए कि सर मैंने भी ये ट्रिक बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए। उसके बाद डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या करना है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखना है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यू ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। जब हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे जो हार्ट में मसल्स होती हैं, ठीक है, हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा डैमेज हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम कभी कभी हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और एक याद करने का ट्रिक बता दूं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्लियर वे में यही कहा जाता है कि हमारे हार्ट के मसल्स तक, ठीक है, जो ये ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं हमारे पूरे बॉडी में जा पाएंगे, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी वो डेथ के कंडीशन में धीरे धीरे जाने लगेगी। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक भी रखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, राइट ए नोट ऑन क्रोनिक रेनल फ्लूइड। क्रोनिक रेनल फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। तो क्रोनिक रेनल फ्लूइड इज अ लॉन्ग टर्म एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इन विच किडनी कैन नॉट प्रॉपरली फिल्टर वॉश ब्लड एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो क्रोनिक रेनल फ्लूइड एक लंबे समय और धीरे धीरे होने वाली किडनी की बीमारी होती है, जिसमें हमारी किडनी प्रॉपर वे में अपना जो काम है फिल्टर वाला वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है, और एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, और ये है कि फ्लूइड्स ब्लड से जो भी एक्सेस फ्लूइड आते हैं उनको अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। अगर किडनी क्या है, फेल की कंडीशन में होती है, तो अगर किडनी फेल की कंडीशन में होती है तो पेशेंट को ज्यादातर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी हमारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ए हेपेटाइटिस, राइट इट्स टाइप। हेपेटाइटिस क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं इनको बता देना है। ठीक है,
हेपाटाइटिस का मतलब होता है हिपैटो का मतलब होता है लीवर, आइटिस का जहां कहीं आइटिस वर्ड है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओवरऑल देखा जाए कि लीवर में जब कोई प्रॉब्लम आए, इन्फ्लामेशन वगैरह होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। क्लियर बात कही गई है कि हेपाटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में इन्फ्लामेशन। और ये क्यों होते हैं? कॉज्ड बाई वायरसेज, अल्कोहल, ड्रग और अदर हार्मफुल सब्सटेंस। और ये होते हैं वायरस की वजह से, अल्कोहल की वजह से और किसी ड्रग्स की वजह से, और भी सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन आता है और इस पूरे सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं हेपाटाइटिस। ठीक है, और ये लगभग हमारे 5 टाइप के होते हैं, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉमन टाइप्स हैं हेपाटाइटिस के। अब हेपाटाइटिस भी आपका क्लियर हुआ होगा। राइट द रिस्क फैक्टर ऑफ गट। अब गट डिजीज के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इनको बता देना है। तो पहले गाउट डिजीज पे हम थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देते हैं कि गाउट इज ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड। ये गाउट जो है एक तरह का हमारा आर्थराइटिस होता है, जिसमें क्या होता है यूरिक एसिड है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गाउट डिजीज। अब इनमें जो मेन रिस्क होते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल, यूरिक एसिड का लेवल जो हमारे ब्लड में वो बढ़ जाता है, ओबेसिटी पेशेंट के अंदर ज्यादा हो सकती है, अल्कोहल का कंजम्पशन, ठीक है, किडनी डिजीज भी आ सकती है, हाई प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे थे रिस्क मतलब रिस्क फैक्टर ऑफ गट के। राइट द डिफिनेशन ऑफ लेप्रोसी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आता है, इसमें हम लोग जानेंगे लेप्रोसी का डिफिनेशन। लेप्रोसी इज क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज मेनली अफेक्टिंग द स्किन, पेरिफेरल नर्व एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। लेप्रोसी हमारी एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि मेनली अफेक्ट करती है हमारे स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। मतलब हमारे पूरी स्किन पे इफेक्ट करेगी, पेरिफेरल नर्व जो हमारे ओवरऑल होल बॉडी में नर्व्स हैं उन पे उनको इफेक्ट करेगी, उसके बाद हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ये इफेक्ट करेंगी। अब इनमें हम पॉजिटिव एजेंट की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एजेंट मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है इसका पॉजिटिव एजेंट। और साइन एंड सिम्टम की बात करें तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, जिस एरिया में वो हो ही रहेगी लेप्रोसी, उस एरिया में सेंसेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, उसके बाद नंबनेस भी देखने को मिलेगा वहां पे, और मसल्स जो की रहेंगी वो थोड़ी सी कमजोर भी हम मतलब देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द डिफिनेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। हाइपो का मतलब होता है कम और थायराइड का मतलब होता है थायराइड हार्मोन से लिया गया है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस करती हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इट इज ए कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेज लेस थायराइड हार्मोन देन नॉर्मल। नॉर्मल से जब कम थायराइड हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। कॉजेज इनमें कौन से हैं? आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से ये हो सकता है और थायराइड सर्जरी की वजह से ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। इनमें जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है तो पेशेंट का वेट गेन होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है और वो ठंडा अपने आप को महसूस करने लगता है, उसकी जो स्किन है वो सूखी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इतना था हमारा क्वेश्चन। और अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे हमारे साथ ऐड होकर के तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आई होप। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप सब अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नोट्स आप लोग को वहीं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप में भेजी जाएगी, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कास्ट के। ठीक है, और इसी वे में बेस्ट आप लग, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।